हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और पूरी मेहनत के साथ एनटीए नेट जेआरएफ 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम दिन का रह गया है। मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय हमारे पास है। 20 नवंबर के बाद से हमारा एनटीए नेट का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने जा रहा है। समय कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्मार्ट स्टडी करें। कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों पे ही फोकस करें। और इसके लिए ही मैं यूट्यूब पे पेपर वन का जो पूरा सिलेबस है उसका एक पूरा सीरीज बना रहा हूं, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पता लग सके। और अगर उन टॉपिक्स को भी आपने टच कर लिया तो आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि पढ़ने के लिए सिलेबस तो बहुत है, सिलेबस अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं तो इस स्थिति में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सो गाइज, इसी कड़ी में आज जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है। ये यूनिट नंबर 2 है। आप सभी को पता है कि एनटीए नेट पेपर 1 में हमारे टोटल 10 यूनिट्स हैं। ये कॉमन पेपर है, सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए ये सामान्य होता है। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो जो हमारा दूसरा इकाई है, दूसरा पार्ट है, जिसको हम शोध अभिक्षमता कहते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, तो ये आज मैं आपको कराऊंगा। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। अगर आप रिसर्च को दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो री प्लस सर्च। री का मतलब क्या होता है? अगेन। सर्च का मतलब होता है टू एक्सप्लोर, टू फाइंड, टू सर्च समथिंग न्यू। यानी कि जब आप किसी चीज को अगेन एंड अगेन एक्सप्लोर करते हो, अगेन एंड अगेन रीड करते हो, ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, उसको हम रिसर्च कहते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, किसी पर्टिकुलर एसे आर्टिकल को मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको नए फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा, नए नॉलेज के बारे में पता लगेगा। और साथ ही साथ जो कंटेम्प्ररी इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में, जैसे मान लीजिए कि आज के दौर में साइबर क्राइम, ये बहुत ही नया है और बहुत ही मेजर इशू है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए तो खैर है ही। इसके अलावा इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पर्यावरण से संबंधित कई सारी समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग और पोलर का मेल्ट होना, इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कंटेम्प्ररी टाइम में हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है जी, विमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं जिसको आप किसी भी ऑथर के वर्क में देख सकते हो, ढूंढ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो आज से 30 इयर्स बैक, 40 इयर्स बैक एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन जो ऑथर होते हैं उनकी जो सोच होती है वो बड़ी दूरगामी होती है ना, बहुत फार साइटेड विजन होता है उनका। तो अगर आप शेक्सपियर के वर्क को पढ़ेंगे, कालिदास के वर्क को पढ़ेंगे, वो मतलब कितने पहले एंशिएंट टाइम में वो लोग, इवन शेक्सपियर आपका 16th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, बट उन लोगों का जो वर्क है वो यूनिवर्सल है। वो 2021 के साथ भी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि शेक्सपियर ने अभी ही लिखा है। इतना यूनिवर्सैलिटी है उनके वर्क में, सार्वभौमिकता है। तो जो कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं वो आपको उन लोगों के वर्क को एक्सप्लोर करना है। या जो मान लीजिए अभी के भी जो राइटर्स हैं जो कंटेम्प्ररी टाइम में समकालीन समय में लिखते हैं, उन लोगों को भी आप अपना टॉपिक बना के उनको पढ़ सकते हैं और उसमें भी इन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा नयापन हो, जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी हो। उन चीज़ों को आप ढूंढ सकते हैं जिससे कि आपका नॉलेज बहुत एक्सपेंड होता है। ठीक है जी। रिसर्च करने के देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रिसर्च करने से सबसे पहला तो ये है कि आपके नॉलेज जो है वो काफी एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि ये इजी नहीं है, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले रिसर्च के प्रॉब्लम को ढूंढना होता है, क्योंकि जब तक आपको समस्या पता नहीं होगा तब तक आप कैसे सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि सोसाइटी में प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम का मतलब कि क्या ऐसी चीज है जिसपे आज तक बात नहीं हुई है। तो इस प्रॉब्लम को ढूंढने में ही आपको बहुत टाइम लग जाता है और आप बहुत सारे टेक्स्ट बुक को, बहुत सारे वेबसाइट्स को जाके एक्सप्लोर करते हो, पढ़ते हो, तो आपके नॉलेज में जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका माइंड भी एक्सपेंशन होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। अब जब आप रिसर्च करते हैं तो कुछ ऐसे एथिक्स हैं, कुछ ऐसी नैतिकता है, शोध की नैतिकता, जिसको आपको दिमाग में रखना होता है और उसको माइंड में रख करके ही आप रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑनेस्टी। ठीक है जी, सबसे पहला है ऑनेस्टी। दूसरा जो हमारा है वो है एक्यूरेसी। तीसरा है हमारा इफिशियंसी और चौथा है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये चार जो है ये मेन टेनेंट्स यानी कि मूल सिद्धांत माने जाते हैं शोध के। अगर हम ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी किस सेंस में, मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के प्रॉब्लम को जब आप एक्सप्लोर करेंगे या रिसर्च से रिलेटेड जब आपका रिसर्च कंप्लीट होता है फिर आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं,
रिसर्च के दौरान आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आपको नए नए मिलते हैं। उन चीजों को आप पूरी ईमानदारी के साथ ढूंढें, ईमानदारी के साथ पढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उसको आपने फिर से पब्लिश करा दिया, या किसी और का डेटा था वो आपने चोरी करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि रिसर्च आपसे ईमानदारी एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को पूरा करें। ठीक है। दूसरा है एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता। इट मींस कि आपका जो भी टॉपिक है, मान लीजिए कि आप करप्शन पे कर रहे हैं, आप पॉवर्टी पे कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे कर रहे हैं, फेमिनिज्म पे कर रहे हैं, मार्क्सिज्म पे कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको इतनी पढ़ाई करनी है कि आप इफिशियंट हो जाएं, आप कॉम्पिटेंट हो जाएं, आपकी एक दक्षता, आपका एक एक्सपर्टाइज उस टॉपिक में होना चाहिए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप साइंटिफिकली, वैज्ञानिक आधार पे आप उसका जवाब दे सकें। और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप एक्सपर्ट हों, क्योंकि उसके बाद आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है या एमफिल अवार्ड होता है, तो वो एक बड़ी डिग्री है। तो आपके टॉपिक में आपको एक्सपर्टी होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, जिसको आप कहते हो निष्पक्षतावाद। इट मीन्स कि आपको किसी भी तरह की बायसनेस से बहुत ही दूर रहना है ना। जैसे सपोज करिए कि आप किसी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर फैमिली सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इस स्थिति में आप कई तरह की बायसनेस आपके मन में चलती है, एक पूर्वाग्रह आपके माइंड में चलता है। आप पहले से ही माइंड में सेट कर लेते हो कि ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग इस तरीके के होते हैं, वो लोग बुरे हैं, वो लोग, मतलब इट मींस कि किसी के बारे में आप पहले से ही एक प्री कंसीव्ड नोशन, पूर्वाग्रह बना लेते हो कि, और जिस वजह से क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हो आपके माइंड में ये हमेशा रहता है कि वो सेक्शन कहीं ना कहीं करप्ट है, वो अच्छा नहीं है। जिस वजह से क्या होता है कि आप अपने काम को बहुत ही ऑनेस्टली नहीं कर पाते हैं, और जो पुराने आइडियाज हैं, आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको कई बार ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है आपके रास्ते में सच्चाई तक पहुंचने में। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप रिसर्च करें तो आप किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं, आपका लिंग क्या है, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके आपको ईमानदारी के साथ और पूरी ऑब्जेक्टिविटी, और आप कह सकते हो किसी भी प्रकार का बिना बायसनेस किए, प्रेजुडिस किए आपको रिसर्च को पूरा करना होता है। तो ये तीन चीजें हो गई। जो चौथा चीज है वो है हमारा एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। अब देखिए, जब आप रिसर्च करेंगे तो वहां पे आपसे एक चीज और एक्सपेक्ट करी जाती है कि पूरी एक्यूरेसी यानी कि पूरी शुद्धता के साथ आप अपने रिसर्च वर्क को कंप्लीट करें। इसलिए इसका एक टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर रिसर्च कर सकते हैं, 10 दिन, ये एक टाइम लेता है। 2 साल, 3 साल, कई बार 4-5 साल भी आपको रिसर्च कंप्लीट करने में लग जाता है। तो इतना लंबा समय इसलिए लगता है ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूरे एक्यूरेसी के साथ, पूरी शुद्धता के साथ, पूरे प्रिसाइजली उस काम को आप करें। तो आपका वर्क जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रेज मिलेगा। तो एक्यूरेसी। 4 तो ये मेन टेनेंट्स है, मेन सिद्धांत हम कह सकते हैं कि रिसर्च एथिक्स के। इन 4 चीजों को तो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है और फॉलो करना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिमाग में रखने, जैसे केयरफुलनेस। ठीक है जी, सावधानी आपको बरतनी है हर एक स्टेप पे, क्योंकि रिसर्च कोई ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल का और बहुत ही मतलब कि एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है। यहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप काफी सावधानी बरत करके सारे टॉपिक्स को कवर करें, रिसर्च करें, चीजों को ढूंढें, लोगों से मिलें, इंटरव्यू करें, केस स्टडी करें, या जो भी काम आप कर रहे हैं रिसर्च में, उन सभी में आपसे ये आशा करी जाती है कि बहुत ही सावधानी बरत कर आप चीजों को ढूंढें। साथ ही साथ पब्लिकेशन की जब बात आएगी, जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा और आप उस चीज को पब्लिश कराने के लिए जाएंगे, तो उस समय आप इस चीज का ध्यान रखें कि किसी डुप्लीकेट जर्नल या किसी ऐसे जर्नल में जो रेप्यूटेटेड नहीं है, यूजीसी केयर लिस्टेड में नहीं है, पीयर रिव्यूड नहीं है, लोकल जर्नल, वहां पे आप अपने वर्क को पब्लिश ना कराएं, क्योंकि आपके बहुत सालों की मेहनत होती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छे जर्नल में, जो कि एक रेप्यूटेटेड है या यूजीसी केयर लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, उस तरह के जर्नल्स में आप अपने वर्क को पब्लिश कराएं। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन जिसको हम कहते हैं, जिम्मेदारी प्रकाशन, तो पूरे जिम्मेदारी के साथ आप प्रकाशन कराएं, क्योंकि बहुत वर्षों की आपकी मेहनत होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी जर्नल, किसी भी मैगजीन में अपने थीसिस या डिसर्टेशन को पब्लिश ना कराएं, सोच समझ करके कराएं। और लास्ट पॉइंट है हमारा लीगैलिटी, यानी कि वैधता। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि सरकारी जो भी नियम कानून है, क्योंकि आप एक शोधकर्ता हैं, आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको कई सारे जगह पे जाना होगा, लोगों की इंटरव्यू करनी होगी,
तो आप जो भी करें वो अपने एक लिमिट में रह करके, और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, लॉज हैं रिसर्चर के लिए, उसको आप पढ़ लें पहले, और गवर्नमेंट के किसी भी लॉज के खिलाफ आप ना जाएं जिससे कि आपको आगे परेशानी हो। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि रिसर्च स्कॉलर के लिए, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कई बार कुछ ऐसे जगहों पे जाना पड़ता है, ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो कंट्रोवर्शियल हो, क्योंकि रिसर्चर का काम ही है नई चीज़ों को उकेरना, एक्सप्लोर करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कई बार हम लोग कंट्रोवर्शियल प्लेसेस पे भी जाते हैं। तो इस स्थिति में जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसको वायलेट करके नहीं। और इसके साथ ही साथ एनिमल केयर एंड प्रोटेक्शन, ये भी ये जरूरी है कि जब भी आप रिसर्च करें तो किसी भी पशु को, किसी भी प्राणी को, पेड़ को, पौधे को आप नुकसान ना पहुंचाएं। यानी कि आपको रिसर्च करना है लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यानी कि आपके रिसर्च के दौरान ना ही कोई, खास करके जो मेडिकल साइंस के बच्चे हैं, जो साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको कई बार ह्यूमन की बॉडी या एनिमल्स पे रिसर्च करना होता है। उस स्थिति में वो कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। पैसे दे करके आपने मान लीजिए किसी से गलत तरीके से कुछ काम कर लिया, तो इस तरह की चीजों से आपको बचना है। आपके किसी भी कार्य से किसी भी जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना हो, इस चीज का भी आप पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा एक रिसर्च एथिक्स है। देखिए, हम जो भी काम करते हैं वो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक प्रोसीड्यूर होता है, उसको जानना बड़ा जरूरी है। तो आप जब भी रिसर्च करें ये सारे एथिक्स के पॉइंट को आप याद रखें। एनटीए नेट में भी रिसर्च एथिक्स से एक क्वेश्चन आना तय होता है, एक क्वेश्चन डेफिनेशन से आना तय होता है। तो आप डेफिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझें कि रिसर्च होता क्या है, और साथ ही साथ रिसर्च के एथिक्स को बहुत अच्छे से समझें। इसको कॉपी में नोट कर लें सारे पॉइंट्स को, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे रिसर्च को समझने में। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप इनको अवेल करते रहें। थैंक यू।